नमस्कार। हमारा कुंडली मिलान का अगला अध्याय नाड़ी विचार के अंदर है। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, नाड़ी विचार और तालिका बनी है। वहाँ पर आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत नाड़ी, तीनों नाड़ियाँ जो होती हैं, वात कफ पित्त, तो किस नक्षत्र में कौन सी नाड़ी आती है, इसकी तालिका दी गई है। अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्वाभाद्र, यह आदि नाड़ी के अंदर आते हैं। यानी जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो, आद्रा नक्षत्र में हो, पुनर्वसु नक्षत्र में हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जिनका जन्म होता है, यानी चंद्रमा इन नक्षत्रों में अगर होता है तो उसकी आदि नाड़ी होती है। मध्य नाड़ी भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तराभाद्र पद में जिनका चंद्रमा होता है, उनका मध्य नाड़ी यहाँ पर होती है। अंत नाड़ी कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, रेवती, इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक की अंत नाड़ी होती है। तो यहाँ पर गुण मिलान में यानी नाड़ी मिलान में अगर एक की आदि नाड़ी हो, दूसरी की भी अगर आदि नाड़ी हो, तो यहाँ पर 0 अंक मिलते हैं। यानी उनकी नाड़ी एक होने से नाड़ी दोष लगता है। एक की आदि हो, दूसरी की मध्य हो तो 8 हैं, और एक की आदि और दूसरी की अंत नाड़ी हो, 8 अंक यहाँ पर मिलते हैं। अगर किसी की मध्य नाड़ी हो, अगर दूसरी की आदि नाड़ी हो तो 8 अंक मिलते हैं। दोनों के मध्य मध्य हैं तो यहाँ पर 0 अंक मिलते हैं, यानी नाड़ी नहीं मिलती। और एक की मध्य दूसरी की अंत हो तो 8 अंक मिलते हैं। अब यहाँ पर अंत और आदि दोनों की अलग अलग नाड़ियाँ हैं तो 8 अंक मिलते हैं। एक की अंत दूसरी की मध्य हो, 8 अंक मिलते हैं। और अंत अंत नाड़ी अगर होती है दोनों की तो यहाँ पर नाड़ी नहीं मिलती, यानी नाड़ी दोष यहाँ पर होता है। तो यह नाड़ी दोष जीवन में स्वास्थ्य को दिखाता है और बीमारी, रोग, यह सारी चीज़ें इस तालिका से आप समझ सकते हैं। वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर वर और कन्या के लिए यानी उनके स्वास्थ्य के लिए यह नाड़ी विचार यहाँ पर अवश्य ही करना चाहिए। अब इनका कुछ परिहार भी होता है। परिहार जैसे कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तराभाद्र और रेवती, इन नक्षत्रों में अगर वर और कन्या दोनों का जन्म है तो यह नाड़ी दोष इनमें नहीं लगता, बल्कि 8 अंक अधिक उसको दिए जाते हैं। जैसे किसी के 24 गुण मिलते हों, लेकिन उनकी
नाड़ी नहीं मिलती और उनका दोनों का जन्म कृतिज्ञा में हो, रोहिणी में हो, या कृतिज्ञा में हो एक का, दूसरे का रोहिणी में हो, मृगशिरा में हो, आद्रा में हो, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तराभाद्र, रेवती में हो, तो इन नक्षत्रों में जन्म अगर दोनों का है तो यहाँ पर 8 गुण और मिलते हैं, यानी 24 + 8, तो यहाँ पर 32 गुण वहाँ पर उसके हो जाते हैं। अब यहाँ पर परिहार, अगर दोनों के नक्षत्र एक ही हों और चरण दोनों के अलग अलग हों तो नाड़ी दोष नहीं लगता। मान ले जाए किसी का, यानी दोनों का अश्विनी नक्षत्र हो तो दोनों की आदि नाड़ी वहाँ पर होगी। अब नाड़ी एक है लेकिन दोनों के चरण अलग अलग हैं। अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण वर का हो या तीसरा चौथा चरण कन्या का हो तो यह आदि नाड़ी होने के बावजूद भी वहाँ पर नाड़ी दोष नहीं लगता, क्योंकि दोनों के चरण अलग अलग यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसी कारण से इनका परिहार भी होता है और दोनों की जन्म राशि का स्वामी अगर एक ही ग्रह बनता है तो फिर भी यहाँ पर दोष नहीं लगता। अब इसी के साथ साथ रज्जुकूट विचार का भी विचार किया जाता है। अब रज्जुकूट यानी खून का संबंध, यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शिरा रज्जु नंबर 1, नंबर 2 कंठ रज्जु, नंबर 3 नाभि रज्जु, नंबर 4 उर रज्जु, नंबर 5 पद रज्जु। यह 5 प्रकार के रज्जु होते हैं। नंबर 1 जो रज्जु होता है वह वैवेद्य को दिखाता है, यानी यह अच्छा नहीं है। और कंठ रज्जु पत्नी की मृत्यु को दिखाता है। नाभि रज्जु संतान को दिखाता है। उर रज्जु दुर्भाग्य, धन हानि को दिखाता है। पद रज्जु यात्राएं होती हैं और दुर्घटनाएं यहाँ पर होता है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अश्विनी, मघा, मूल, यह त्रिकोण का यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र मिलके इन तीनों का रज्जु एक होता है, अश्विनी, मघा, मूल। तो उसी प्रकार से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इन तीनों का रज्जु एक होता है, यानी खून। कृतिज्ञा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इसका रज्जु भी एक होता है। तो इनका मिलान भी यहाँ पर भली भांति करना पड़ता है। अगर
मिलान गलत हो गया, दोनों का खून का संबंध हो गया, रक्त एक हो गया, तो यहाँ पर समस्याएं पैदा होती हैं। अब यहाँ पर अश्वनी, भरणी, कृतज्ञा, रोहिणी 4 और यहाँ पर 5वां जो मृगशिरा नक्षत्र होता है वह शिरो रज्जु के अंदर आता है, और बाकी अश्वनी, भरणी, कृतज्ञा, रोहिणी यह आरोही नक्षत्र होते हैं, यानी ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा यह नीचे की ओर यानी अवरोही नक्षत्र होते हैं। यह अब यहाँ पर अश्वनी और आश्लेषा इनका रज्जु यह पद रज्जु के अंदर आते हैं। भरणी और पुष्य उर रज्जु के अंदर आते हैं। कृतज्ञा और पुनर्वसु नाभि रज्जु के अंदर आते हैं, और रोहिणी और आद्रा यह कंठ रज्जु के अंदर आता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो कंठ रज्जु में रोहिणी और आद्रा है, तो इनका मिलान नहीं होगा। अगर इन दोनों का मिलान अगर होता है रोहिणी और आद्रा का, तो यह कंठ रज्जु जिसमें पत्नी की मृत्यु को दिखाता है यह, तो उसी प्रकार से नाभि रज्जु है तो नाभि रज्जु में संतान को दिखाता है। और उर रज्जु तो उर रज्जु में दुर्भाग्य और धन की हानि। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी की और पत्नी घर में आते ही रोग, दरिद्र, धन की हानि यहाँ पर होती है। बोलते हैं कि अशुभ मनुष्य यहाँ पर मिली है, तो यही कारण होता है कि उनका मिलान अच्छे से नहीं किया जाता है। तो अश्वनी और आश्लेषा का जो पद रज्जु है, तो पद रज्जु होने के कारण से वहाँ पर यात्राएं अधिक होती हैं, और यात्रा में दुर्घटना वहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से शिरोरज्जु का भी नहीं होना चाहिए। जैसे मृगशिरा शिरारज्जु है, तो चित्रा भी शिरोरज्जु है, और धनिष्ठा भी शिरोरज्जु है। तो यहाँ पर मृगशिरा और चित्रा का भी मिलान नहीं होता। तो इस प्रकार से कुंडली को भली भांति देखकर मिलान करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ नक्षत्र होते हैं जिनमें जन्म लेने से दोष वहाँ पर लगता है। अगर किसी लड़की का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो ससुर के लिए अच्छी नहीं, शुभ नहीं होती। आश्लेषा का जन्म हो, सास के लिए अच्छी नहीं। और ज्येष्ठा का जन्म हो तो लड़के के बड़े भाई के लिए अच्छे नहीं, शुभ नहीं। विशाखा नक्षत्र हो तो लड़के के छोटे भाई के लिए यानी अपने देवर के लिए अच्छी नहीं यहाँ पर होती है। लेकिन मूल नक्षत्र का प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म हो
तो वहाँ पर ससुर के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरे चरण में जन्म हो तो सास के लिए, तीसरे चरण में जन्म हो धन धान्य के लिए अशुभ है, और चौथे चरण में अगर जन्म होता है तो वहाँ पर कोई दोष नहीं लगता, वह अच्छा है। तो इस प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र का है। जिस लड़की का जन्म हो आश्लेषा में, तो पहले चरण में अगर उसका जन्म हो तो वह अपने सास के लिए अच्छी नहीं होती, और बाकी चरणों में कोई दोष नहीं है। और जिस लड़की का जन्म विशाखा के चौथे चरण में हो, वह अपने देवर के लिए शुभ नहीं होती, बाकी चरणों में कोई दोष नहीं है उसका। ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण अशुभ होता है, जिसमें लड़के के बड़े भाई के लिए अशुभ होती है। बाकी 3 चरणों में 1, 2, 3 इन चरणों में कोई दोष नहीं होता है। तो यह नक्षत्र के हिसाब से था, लेकिन जन्म कुंडली में ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभावों से इनका निवारण भी होता है। कौन सा भाव यानी किस नक्षत्र का जन्म हो और कौन सा भाव शुभ अवस्था में होने से उसका दोष निवारण हो जाता है। माना किसी का मूल नक्षत्र का जन्म हो और जन्म कुंडली में कौन सा भाव बलवान होने पर मूल नक्षत्र का सारा दोष समाप्त हो जाता है, यह हम कुंडली से विचार करते हैं। और किस नक्षत्र में जन्म होने से माता पिता के लिए अशुभ होता है, तो यही नक्षत्र हैं जो 6 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, मघा, मूल और आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। तो यहाँ पर तो जन्म कुंडली में ग्रहों का विचार करके आप यह बता सकते हो इसकी शादी होने के बाद माता की मृत्यु होगी, पिता की मृत्यु होगी, या सास ससुर की मृत्यु होगी, या भाई की मृत्यु होगी, या मामा की मृत्यु होगी, जेठ की मृत्यु होगी, देवर की मृत्यु होगी, यानी किसकी मृत्यु होगी। आप कुंडली देखकर सारा चीज़ वहाँ पर बता सकते हैं। यह सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासें चलती हैं। तो जो पेड क्लास चलती हैं, आप वहाँ क्लास ज्वाइन करके बारीक से बारीक ज्योतिष वहाँ आप सीख सकते हो। इसी के साथ हमारा कुंडली मिलान का अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।